हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इलास्टिसिटी के। आज के इस लेक्चर में हमें मेटालिक वायर के केस में स्ट्रेस और स्ट्रेन में रिलेशनशिप को पढ़ेंगे। मतलब मेटालिक वायर के लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन में ग्राफ प्लॉट करेंगे। आज का टॉपिक हमारा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप फॉर मेटालिक वायर। तो देखो, मान लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ g है, और मान लो ये छत है। इस छत से एक मेटालिक वायर कनेक्टेड है, ठीक है, जिसकी लेंथ L है। जब ये मेरी मेटालिक वायर ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में है तब इसकी लेंथ L है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो A है, ठीक है। अब फिलहाल इसमें कोई स्ट्रेस नहीं है, नो स्ट्रेस नो स्ट्रेन, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, विद दी हेल्प ऑफ धागा यहां पे एक ब्लॉक लटकाऊंगा M मास का, ठीक है। अभी मैं इस ब्लॉक के नीचे अपना हाथ लगाए हुए हूं, मतलब इस धागे में कोई टेंशन नहीं आएगी और ये मेरी मेटालिक वायर किसी स्ट्रेस में नहीं होगी, ठीक है। तो अब मान लो मैं इस ब्लॉक के नीचे से अपना हाथ हटाऊंगा तो क्या होगा, ये मेटालिक वायर स्ट्रेस में आ जाएगी और इसकी लेंथ भी बढ़ जाएगी, बिल्कुल। मान लो इंक्रीज इन लेंथ आया डेल्टा L, ठीक है। और ये ब्लॉक यहां पे इक्विलिब्रियम पे होगा, रेस्ट पे होगा, ठीक है। तो देखो यहां पे ये अंडर स्ट्रेस आ गई। अब ये वायर मेटालिक वायर स्ट्रेस में है, ठीक है। स्ट्रेस कितना आएगा, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब mg बाय में A, क्योंकि इस ब्लॉक पे ऐसे mg फोर्स आएगा और इस धागे में टेंशन कितनी आएगी, mg के बराबर। और ये मेरी मेटालिक वायर अंडर स्ट्रेस है और इक्विलिब्रियम पे है, तो बाय छत इस मेटालिक वायर पे ऐसे mg फोर्स आएगा, ठीक है। तो जब ये मेरी मेटालिक वायर यहां पे अंडर स्ट्रेस एट इक्विलिब्रियम पे है तो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स कितना प्रोड्यूस होगा इस मेटालिक वायर के अंदर, mg के बराबर, डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर, ठीक है। तो स्ट्रेस तो ये आ गया। स्ट्रेन कितना आएगा, इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा L डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ L। यहां पे मैं क्या करूंगा, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करूंगा, ठीक है। डिफरेंट एक्सपेरिमेंट फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m, ठीक है। मतलब अलग अलग मास के ब्लॉक लटकाऊंगा मैं यहां पे, या ऐसा भी बोल सकते हो m की वैल्यू को बढ़ाता जाऊंगा। बात वही है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करूंगा मैं यहां पे। जैसे कि ये एक एक्सपेरिमेंट था, ऐसे ऐसे बहुत एक्सपेरिमेंट होंगे फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m। तो हमें क्या करना होगा, अलग अलग एक्सपेरिमेंट में इसी फॉर्मूले के तहत स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यूज को नोट करना होगा, ठीक है। और फिर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन में फॉर मेटालिक वायर। वाई एक्सिस पे हम लेंगे स्ट्रेस और एक्स एक्सिस पे लेंगे स्ट्रेन, ठीक है। तो देखो स्ट्रेस और स्ट्रेन में कैसा ग्राफ आएगा फॉर मेटालिक वायर, ये कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। पहले तो स्ट्रेट लाइन होगा, लीनियर, ठीक है, और फिर थोड़ा सा कर्व होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये O, मान लो ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, और फिर थोड़ा सा और कर्व होगा, ये C पॉइंट, और फिर बिल्कुल ओरिजेंटल हो जाएगा ग्राफ,
ठीक है, ये डी पॉइंट, और फिर कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, ठीक है, ये ई पॉइंट और ये एफ पॉइंट। तो देखो ओ से ए तक स्ट्रेट लाइन है ग्राफ, तो मतलब यहां पे हुक्स लॉ ओबे हो रहा है, हुक्स लॉ ओबे हो रहा है, ठीक है। ए से बी तक थोड़ा सा कर्व होना स्टार्ट हो गया, तो यहां पे मतलब हुक्स लॉ ओबे नहीं हो रहा, ठीक है। और देखो ए से बी तक भी इलास्टिक रीजन है, ओ से ए तक तो है ही इलास्टिक रीजन, ए से बी तक भी इलास्टिक रीजन है, मतलब यहां पे ओ से बी तक ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ का कौन सा रीजन है, इलास्टिक रीजन, ठीक है। और इस ए पॉइंट को क्या नाम दिया गया, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट पॉइंट, ठीक है। और इस बी पॉइंट को इलास्टिक लिमिट पॉइंट बोला गया, या इलास्टिक लिमिट। इनको अब हम थोड़ी देर में डिटेल में बिल्कुल पढ़ेंगे, ठीक है। इस सी पॉइंट को यील्ड पॉइंट बोला गया, यील्ड पॉइंट, ठीक है। और देखो सी से डी तक मेरा ग्राफ हॉरिजॉन्टल है, मतलब स्ट्रेस कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट स्ट्रेस को बोला गया यील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। और इस ई पॉइंट के कोरस्पोंडिंग जो स्ट्रेस आएगा ना, इसको बोला गया ब्रेकिंग स्ट्रेस, ठीक है। और इस एफ पॉइंट को बोला गया ब्रेकिंग पॉइंट, ठीक है। और देखो ओ से ए तक इलास्टिक रीजन, ए से बी तक भी इलास्टिक रीजन, मतलब कुल मिला के ओ से बी तक इलास्टिक रीजन है, ठीक है। और बी से सी तक ये मेरा कौन सा रीजन है, पार्शियली इलास्टिक पार्शियली प्लास्टिक, बी से सी तक पार्शियली इलास्टिक पार्शियली प्लास्टिक रीजन, ठीक है। और सी से डी, डी टू ई, ई टू एफ, मतलब सी से एफ, ये कौन सा रीजन है, सी से एफ, ये है प्लास्टिक रीजन, ठीक है। बी से सी पार्शियली इलास्टिक पार्शियली प्लास्टिक रीजन है, सी से एफ प्लास्टिक रीजन है, ओ से बी इलास्टिक रीजन है, ठीक है। तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, अब इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो देखो इस ओ पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, स्ट्रेस जीरो, तो स्ट्रेन भी जीरो होगा, ठीक है। मतलब कोई ब्लॉक नहीं लटका रखा है ऐसा मानो, तो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में होगी मेरी वायर, तो कोई स्ट्रेस नहीं होगा, मतलब स्ट्रेस जीरो, तो कोई स्ट्रेन भी नहीं होगा, स्ट्रेन जीरो, ठीक है। अब मैं एम की वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करूंगा। जैसे m की वैल्यू बढ़ेगी तो एक तरह से स्ट्रेस बढ़ेगा ना, मतलब एक तरह से मैं स्ट्रेस को बढ़ाता जाऊंगा, तो मैं क्या पाऊंगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन में स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा O टू A, मतलब स्ट्रेन भी बढ़ेगा और O टू A स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, मतलब हुक्स लॉ ओबे होगा, O टू A, ठीक है। इसका मतलब O टू A क्या होगा, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन,
वो क्या आएगा, कांस्टेंट। और वो किसके बराबर आएगा, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बराबर। या O टू A, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ना, तो टेंजेंट ये खुद लाइन हो जाएगी, तो टेंजेंट की स्लोप क्या आएगी, कांस्टेंट और y के ही बराबर। डी स्ट्रेस बाय में डी स्ट्रेन, कांस्टेंट आएगा और y के बराबर आएगा, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, O से A तक, O से A तक हुक्स लॉ ओबे होगा। ठीक है, स्ट्रेस और स्ट्रेन में स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। अब देखो इस A को प्रोपोर्शनली लिमिट पॉइंट बोला गया है, क्योंकि A तक मेरा हुक्स लॉ ओबे हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, A पॉइंट को प्रोपोर्शनलिटी लिमिट पॉइंट। अब देखो फिर A पॉइंट के आगे M की वैल्यू को और बढ़ाऊंगा, मतलब स्ट्रेस को और बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो स्ट्रेन बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। A टू B, मैं स्ट्रेस को बढ़ाऊंगा, मतलब M की वैल्यू के बढ़ाने से ही तो स्ट्रेस बढ़ेगा। ये डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम। स्ट्रेस को बढ़ाऊंगा तो स्ट्रेन भी बढ़ेगा। लेकिन A टू B स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं आएगा, थोड़ा सा कर्व टाइप आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब A टू B क्या हो रहा है, डी स्ट्रेस बाय डी स्ट्रेन वो कम होता जाएगा। टेंजेंट की स्लोप कम होती गई ना, डी स्ट्रेस बाय डी स्ट्रेन कम होता जाएगा। इसका मतलब स्ट्रेन मोर रैपिडली बढ़ेगा एज कंपेयर टू स्ट्रेस फ्रॉम A टू B। ठीक है, और A टू B भी इलास्टिक रीजन है, मतलब O से B तक इलास्टिक रीजन है। O से A तक हुक्स लॉ ओबे हो रहा है, A से B तक हुक्स लॉ ओबे नहीं हो रहा, लेकिन A से B ये भी इलास्टिक रीजन है। तो इसका मतलब देखो मैं B पॉइंट पे पहुंच गया, O से B तक मैं इलास्टिक रीजन क्यों बोल रहा हूं, जैसे मैं B पॉइंट पे पहुंचा ना, अब आप वायर को अनलोड करना शुरू करोगे ना, M की वैल्यू को घटाना शुरू करोगे, मतलब स्ट्रेस की वैल्यू को कम करते जाओगे, तो फिर स्ट्रेस और स्ट्रेन में जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे ना वापसी में, जब इस वायर को अनलोड करना शुरू करोगे, एम की वैल्यू को कम करते जाओगे, मतलब स्ट्रेस को घटाते जाओगे, तो यही ग्राफ रिट्रेस होगा वापसी में। ठीक है, तो एम की वैल्यू को कम करते करते, मतलब वायर को अनलोड करते करते, मतलब स्ट्रेस को घटाते घटाते, जब आप स्ट्रेस और स्ट्रेन में ग्राफ प्लॉट करोगे ना वापसी में, तो यही ग्राफ आएगा, यही ग्राफ रिट्रेस होगा। और फिर एम को जीरो कर दोगे घटाते घटाते, मतलब स्ट्रेस को जीरो कर दोगे, तो ये मेरी वायर ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में ही आ जाएगी। ठीक है, इसलिए इसको बोला गया है O से B तक कौन सा है, इलास्टिक रीजन। ठीक है, अब देखो हम B तक पहुंच चुके थे, फिर B से, अब देखो B को इलास्टिक लिमिट बोला गया है, क्योंकि O से B तक इलास्टिक रीजन है ना, इसलिए B को इलास्टिक लिमिट बोला गया है। अब B तक पहुंच चुके थे, B से आगे चलते हैं, अब हम M की वैल्यू को और बढ़ाएंगे। ठीक है, B टू C M की वैल्यू को मैं और बढ़ाऊंगा, मतलब स्ट्रेस को बढ़ाऊंगा, स्ट्रेस को बढ़ाऊंगा ना B टू C, तो स्ट्रेन भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट करूंगा अलग अलग। और देखो ये B टू C ये कौन सा रीजन है, पार्शियली इलास्टिक पार्शियली प्लास्टिक। ठीक है, और अगेन B टू C डी स्ट्रेस बाय डी स्ट्रेन वो क्या होगा, घटेगा, टेंजेंट की स्लोप कम होती जाएगी ना। तो B टू C ये पार्शियली इलास्टिक पार्शियली प्लास्टिक रीजन है। ऐसा क्यों, मान लो मैं C पॉइंट पे पहुंच गया। ठीक है, तो देखो अब मैं क्या करूंगा, C पॉइंट पे पहुंचने के बाद में अनलोड करना शुरू करूंगा वायर को, M की वैल्यू को कम करता जाऊंगा, मतलब स्ट्रेस को कम करता जाऊंगा, और फिर स्ट्रेस और स्ट्रेन में ग्राफ प्लॉट करूंगा, तो ये रिट्रेस नहीं होगा। C के बाद में अनलोड करूंगा ना, मतलब स्ट्रेस की वैल्यू को कम करता जाऊंगा, तो ये ग्राफ वापसी में कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। ठीक है, ये ऐसे रिट्रेस नहीं होगा ग्राफ। तो स्ट्रेस को कम करता करता जब मैं जीरो ले आऊंगा,
एम की वैल्यू को बिल्कुल ही अनलोड कर दूंगा, एम की वैल्यू को जीरो कर दूंगा, स्ट्रेस को जीरो कर दूंगा, तो स्ट्रेन रहेगा वायर में, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में नहीं आ पाएगी। ठीक है, और इस स्ट्रेन को बोलूंगा मैं परमानेंट सेट, परमानेंट सेट। ठीक है, मतलब परमानेंटली डिफॉर्म होगी मेरी वायर। तो बी से सी रीजन को पार्शियली इलास्टिक पार्शियली प्लास्टिक रीजन इसलिए बोला गया, जब आप सी पॉइंट पे पहुंच गए और वायर को अनलोड करना शुरू करोगे ना, एम की वैल्यू को कम करते जाओगे, स्ट्रेस को कम करते जाओगे, तो स्ट्रेन बिल्कुल कम होगा, लेकिन वापसी में ये ग्राफ रिट्रेस नहीं होगा, ये डॉटेड ग्राफ रिट्रेस होगा। ठीक है, और जब आप स्ट्रेस को जीरो कर दोगे, मतलब एम की वैल्यू को जीरो, तो वायर में परमानेंटली कुछ स्ट्रेन आ जाएगा, ओ डैश, मतलब वायर वापसी में ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में नहीं आएगी। और इस परमानेंट स्ट्रेन को क्या बोला गया, परमानेंट सेट, ओ डैश। अब आगे चलते हैं, सी तक पहुंच चुके थे। तो देखो इसके बाद में देखो स्ट्रेस कांस्टेंट है, स्ट्रेस को मैं नहीं बढ़ाऊंगा। ठीक है, और थोड़ी थोड़ी देर में वायर को ऑब्जर्व करूंगा, थोड़े थोड़े टाइम बाद में। स्ट्रेस को नहीं बढ़ा रहा, देखो सी से डी, स्ट्रेस तो कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट स्ट्रेस क्या है, यील्ड स्ट्रेंथ। और थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं वायर को नोट करूंगा या वायर को ऑब्जर्व करूंगा, तो वायर है ना अपने आप वायर की लंबाई बढ़ती जाएगी, मतलब वायर में स्ट्रेन बढ़ता जाएगा वायर में। जब आप थोड़ी थोड़ी देर बाद सी से डी रीजन में वायर को ऑब्जर्व करोगे, स्ट्रेस उतना ही रखना है, ब्लॉक का मास यहां पे नहीं बढ़ाना। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी देर बाद में वायर की लंबाई अपने आप बढ़ेगी, बिल्कुल अपने आप, ब्लॉक के मास को भी नहीं बढ़ाऊंगा, मतलब स्ट्रेस को मैं कांस्टेंट रखूंगा, और वो कांस्टेंट स्ट्रेस क्या होगा, यील्ड स्ट्रेंथ। तो वायर की लंबाई अपने आप बढ़ेगी बिल्कुल। तो सी से डी रीजन में एक तरह से वायर फ्लो करेगी लाइक लिक्विड। ठीक है, मतलब स्ट्रेस को नहीं बढ़ाऊंगा और स्ट्रेन अपने आप बढ़ेगा। जब मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद उस वायर को ऑब्जर्व करूंगा ना, तो वायर की लंबाई अपने आप बढ़ेगी, मतलब वायर फ्लो करेगी लाइक लिक्विड सी से डी। कैसे, मान लो उतना ही मास का ब्लॉक लटकाना है एम नोट। ठीक है, अब हम इस रीजन में हैं सी से डी, और थोड़ी देर बाद मैंने वायर को ऑब्जर्व किया, मास को नहीं बढ़ाया, मतलब स्ट्रेस को कांस्टेंट रखा एम नोट जी बाय ए, तो ये वायर की लंबाई अपने आप बढ़ेगी, देख सकते हो, ऐसे ही और बढ़ेगी, अपने आप बढ़ती जाएगी, मतलब स्ट्रेन अपने आप बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अब हम डी पॉइंट पे पहुंच गए। डी पॉइंट के बाद में क्या करना है, आपको स्ट्रेस को बढ़ाना होगा, तो स्ट्रेन भी बढ़ेगा। ठीक है, मतलब एम की वैल्यू को बढ़ाते जाओगे तो स्ट्रेस अपने आप बढ़ेगा, तो आप क्या पाओगे, डी टू ई, स्ट्रेन बढ़ता जाएगा, ई पॉइंट पे पहुंच गए। ठीक है, तो देखो ई पॉइंट को ब्रेकिंग स्ट्रेस बोला गया है, और फिर ई पॉइंट के बाद में आपको क्या करना है, स्ट्रेस को बढ़ाना नहीं है, स्ट्रेस को घटाना है, स्ट्रेस को कम करते जाना है। तो यहां पे एक सरप्राइजिंग बात है, जब आप स्ट्रेस को कम करोगे ना, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करोगे, एम की वैल्यू को कम करते जाओगे, ई टू एफ, मतलब स्ट्रेस को कम करोगे, तो स्ट्रेन बढ़ेगा, वायर की लंबाई बढ़ेगी। ये काफी सरप्राइजिंग बात है। ठीक है, और यहां पे फाइनली इस एफ पॉइंट को बोला गया ब्रेकिंग पॉइंट, यहां पे वायर टूट जाएगी। ठीक है, ई क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, जो कि वायर झेल सके, ब्रेकिंग स्ट्रेस। इस ग्राफ में देख सकते हो स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू यही है, और ये क्या है, ब्रेकिंग स्ट्रेस। ठीक है, और अब देखो सी टू डी, डी टू ई, ई टू एफ, मतलब सी से एफ, इसको प्लास्टिक रीजन बोला गया है। ऐसा क्यों, मान लो हमें
इस ग्राफ में कहीं पे भी है, मान लो यहां पे हूं मैं, इस ग्राफ पे कहीं पे भी C टू D, D टू E, E टू F, हम ग्राफ पे कहीं पे भी हैं, ठीक है। तो मान लो इस पॉइंट के कोरस्पोंडिंग स्ट्रेस कितना है वायर में, मान लो m1G/A है, ठीक है। इस पॉइंट के कोरस्पोंडिंग स्ट्रेस मतलब m1 मास का ब्लॉक लटका रखा है, ठीक है। तो हम यहां पे है, मान लो C टू D, D टू E, E टू F, ये जो C से F ग्राफ है ना, कहीं पे भी इस ग्राफ में हम यहां पे हैं, जब मैंने क्या कर रखा है, m1 मास का ब्लॉक लटका रखा है, तो यहां पे इस वायर की लंबाई बढ़ चुकी होगी L प्लस डेल्टा L1 समथिंग, ठीक है। तो मतलब ये वायर अंडर स्ट्रेस है, और स्ट्रेस कितना आएगा m1G/A, इस पॉइंट पे हूं मैं ग्राफ में। और देखो इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द वायर, वो क्या, डेल्टा L1। अब C से F ग्राफ को प्लास्टिक रीजन क्यों बोला गया, अभी समझ में आएगा। अब आप इस ब्लॉक को बिल्कुल हटा दो, कंप्लीटली अनलोड कर दो वायर को। अब यहां पे ब्लॉक को बिल्कुल हटा दो, तो ये वायर की लंबाई L प्लस डेल्टा L1 ही रहेगी, मतलब वायर वापस थोड़ी सी भी नहीं जाएगी, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं इस ब्लॉक को हटाऊंगा ना, हटा दो इस ब्लॉक को, तो वायर की लंबाई L प्लस डेल्टा L1 ही रहेगी, तो परमानेंटली डिफॉर्म हो गई। तो वायर थोड़ी सी भी वापस नहीं गई टुवर्ड्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, थोड़ी सी भी टेंडेंसी नहीं है वायर की ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जाने की। इस ब्लॉक को बिल्कुल हटा दो, वायर की लंबाई L प्लस डेल्टा L1 ही रहेगी, ठीक है। तो इसीलिए C से F रीजन को प्लास्टिक रीजन का नाम बोला गया है। मतलब C से F, ये जो ग्राफ है, हम इस ग्राफ में कहीं पे भी है, मान लो यहां पे हैं, तो m1 मास का ब्लॉक लटका रखा है इसी वायर से, और मान लो लेंथ ऑफ द वायर है L प्लस डेल्टा L1, ठीक है। अंडर स्ट्रेस है वायर, बिल्कुल है। अब आप इस ब्लॉक को बिल्कुल हटा दोगे ना, तो इस वायर की यहां पे थोड़ी सी भी टेंडेंसी नहीं होगी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जाने की, मतलब वायर की लंबाई L प्लस डेल्टा L1 ही रहेगी। इसीलिए C से F ग्राफ को प्लास्टिक रीजन बोला गया है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप फॉर मेटालिक वायर। तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।